हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 11th। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था द आइडियोलॉजी ऑफ मेंशेविक्स एंड बोल्शेविक्स। जो दो डिफरेंट बॉडीज फॉर्म हुई थी, डिफरेंट एसोसिएशंस फॉर्म हुए थे, मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स, उसकी क्या आइडियोलॉजीज थी, क्या उसके आइडियाज थे, सारे पॉइंट्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द टर्ब्यूलेंट टाइम। टर्ब्यूलेंट टाइम का मतलब क्या होता है? टर्ब्यूलेंट टाइम सिंपली कह सकते हो कि बहुत उथल पुथल का समय, जो स्टैटिक नहीं था, बहुत उतार चढ़ाव वाला जो समय होता है। ठीक है, तो 1905 के आसपास का जो टाइम था, 1904 से 1905 के आसपास का, वो टाइम पीरियड ऐसा था कि उसमें सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। प्रॉब्लम्स तो पहले से चल रही थी, ये चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो प्रॉब्लम जो चल रही थी, इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रहा था। हम जगह जगह पे रेवोल्यूशन वगैरह होता था, लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, लोग आवाज़ उठाते थे, स्ट्राइक्स वगैरह बहुत फ्रिक्वेंट हो गए थे। ये सारी चीज़ें 1904 से 1905 के बीच में बहुत ज़्यादा हो रही थी। मीन 1904 के पहले भी हो रही थी, लेकिन 1904 के आफ्टरवर्ड्स 1904 से 1905 के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो इसी टाइम पीरियड में क्या चल रहा था और 1905 में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्या है आज के लेक्चर में? तो फर्स्ट पॉइंट है कि देखो, बिफोर 1904 हु वाज द रूलर ऑफ रशिया? रशिया में रूल कौन कर रहा था? जार निकोलस। तो जार निकोलस वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर, ये तो सबको पता है। एक तंत्रीय राजा था, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता था, अकेले सारा डिसीजन लेता था। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ये अप्लाई करता नहीं था। तो पहला पॉइंट यही है कि जार वाज एन ऑटोक्रेटिक रूलर। ठीक है, एंड मैंने स्टार्टिंग में जब लिबरल्स, रेडिकल्स और ये कंजर्वेटिव पॉइंट बताया था, वीडियोस ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। वहां पे मैंने तीनों क्लास के बारे में एक स्पेशल पॉइंट बताया था कि कौन से क्लास किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते थे। जो लिबरल क्लास थे, ये मॉडर्न थिंकिंग वाले थे और ये चाहते थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ये ऑटोक्रेटिक रूलर था, इसको ये एंड करना चाहते थे। तो फर्स्ट पॉइंट वही है कि रशिया वाज रूल्ड बाय एन ऑटोक्रेटिक किंग एंड द लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू एंड द ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी को खत्म करना चाहते थे। आगे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आगे ऐड कर सकते हो कि दे डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर दे डिमांडेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो पहली इंसिडेंट हो गई जो 1904 के आसपास चल रही थी सोसाइटी में। दूसरी चीज क्या चल रही थी? तो इन 1904 में एक स्पेशल चीज हुआ। क्या हुआ? द प्राइजेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स रोज। जो इसेंशियल गुड्स थे, जैसे ब्रेड्स एंड ऑल होते हैं, जो डेली कंजम्पशन की चीजें होती हैं, इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। प्राइसेस हाई होने की वजह से रोज, एंड सो बिकॉज ऑफ द राइज इन द प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स, इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस राइज हुए थे, इसकी वजह से द रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी वजह से का क्या मतलब है? वेजेस डिक्लाइन हुए, यहाँ पे देखो सिंपली वेजेस नहीं है, रियल वेजेस है। व्हाट डू यू मीन बाय रियल वेजेस? इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वेजेस डिक्लाइन हो गए। अगर वेजेस डिक्लाइन, जैसे मैं पहले 100 रुपीज़ पर डे मेरी इनकम रहती और अभी अगर 80 रुपीज़ पर डे हो जाती, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी इनकम 20% डिक्लाइन हो गई। लेकिन यहाँ पे वेजेस डिक्लाइन नहीं हुआ है, रियल वेजेस डिक्लाइन हुआ है। तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस मतलब है, इंपॉर्टेंट मतलब है। क्या मतलब है? देखो, पहले अगर मैं 100 रुपये कमाता था एंड इन दैट 100 रुपीज़ मैं अपना डेली का जो सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेता था, सारा काम कर लेता था। लेकिन जब मेरे सराउंडिंग में जो मेरी इसेंशियल गुड्स हैं, जो भी मेरी डेली नीड्स की चीज़ें हैं, इसके प्राइजेज जब राइज हो जाएंगे, तो क्या अभी भी मैं 100 रुपीज़ में अपना सर्वाइवल कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो अभी मेरे को क्या चाहिए? और ज़्यादा इनकम चाहिए, मेरे वेजेस और ज़्यादा चाहिए मुझे। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो वेज थी, मेरी जो इनकम थी, उसकी वैल्यू घट गई है। अब मुझे इससे 20% ज़्यादा इनकम चाहिए, तब जाके पहले वाली कंडीशन पे मैं आ सकूँगा। तो यहाँ पे वही मतलब है कि जो प्राइजेस थे गुड्स के, डेली कंजम्पशन की चीज़ें थी, उसके जो प्राइजेस थे वो बढ़ गए और इसकी वजह से जो रियल वेजेस थे वो 20% घट गए। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से रियल वेजेस। तो इस पॉइंट को ऐसे लिखना
कि इन 1904 द प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल गुड्स रोज एंड सो द रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। ये तो दूसरी चीज हो गई, इसकी वजह से भी लोग बहुत नाराज थे कि वेजेस डिक्लाइन हो गए थे, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। अब तीसरा जो इंसिडेंट है ये मेन इंसिडेंट है, मेन पॉइंट क्या हुआ था, मेन रीजन क्या था इन द स्टार्टिंग ऑफ रेवोल्यूशन। तो इन देखो हुआ क्या, जैसे मैंने बताया था कि 1900 के आसपास जो पार्टी का फॉर्मेशन था, एसोसिएशन का फॉर्मेशन था, वो इलीगल था। इसके पहले 1898 और 1900 में दो पार्टी फॉर्म हुई थी, ये हमने देखा था। तो वो मैंने बताया था सीक्रेटली काम करती थी ना, क्योंकि वो इलीगल थी, पार्टी का फॉर्मेशन इलीगल था, लेकिन पार्टी का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। वर्कर्स, सारे जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे, ये डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस बनाने लगे थे। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। अब वर्कर्स जब एसोसिएशन बनाने लगे तो ऐसे में एक वर्कर्स एसोसिएशन था जिसको 4 वर्कर्स ज्वाइन किए, मतलब बहुत सारे वर्कर्स ज्वाइन किए थे, लेकिन यहाँ पे 4 वर्कर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एक वर्कर्स एसोसिएशन फॉर्म हुआ था जिसको 4 वर्कर्स ने ज्वाइन किया था। अब आते हैं मेन स्टोरी पे, हमारा फाइट सीन जो है, रेवोल्यूशन जो है अब शुरू होगा। यहाँ से ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो हुआ क्या, 4 वर्कर्स ने वर्कर्स एसोसिएशन ज्वाइन किया, और ये जो 4 वर्कर्स थे दे वर ऑफ द पुटिलोव इंडस्ट्री। पुटिलोव इंडस्ट्री एक आयरन वर्क है, आयरन वर्क इंडस्ट्री है, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री सिंपली कह सकते हो। तो पुटिलोव इंडस्ट्री जो कि एक आयरन इंडस्ट्री है, वहां के 4 वर्कर्स ने वर्कर्स एसोसिएशन ज्वाइन किया एंड दे वर डिसमिस्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग द एसोसिएशन। वहां के फैक्ट्री मालिक ने कहा कि तुमने वर्कर्स एसोसिएशन ज्वाइन किया है, तुम्हें फैक्ट्री में नहीं रहने दिया जाएगा, तुम्हें फैक्ट्री से डिसमिस किया जाता है। समझ में आ रहा है, वर्कर्स एसोसिएशन ज्वाइन किया 4 वर्कर्स ने और फैक्ट्री से इन्हें निकाल दिया गया। कौन सी फैक्ट्री थी, तो पुटिलोव आयरन वर्क्स या पुटिलोव में की आयरन इंडस्ट्री। पुटिलोव जगह का नाम है, तो पुटिलोव आयरन इंडस्ट्री सिंपली कह सकते हो। पुटिलोव आयरन इंडस्ट्री से 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया। अब जो एसोसिएशंस फॉर्म होता था, ये क्यों होता था, मैंने पहले ही बताया है कि एसोसिएशंस फॉर्म होता था ताकि अगर कभी किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो तो सारे एसोसिएशन के मेंबर्स उनके साथ खड़े हो सकें, एक साथ स्ट्राइक कर सकें, इसके लिए एसोसिएशन फॉर्म होता था। और यहाँ पे तो एसोसिएशन ज्वाइन करने की वजह से ही उन्हें निकाला गया था, तो पॉइंट और भी मजबूत था। तो सारे जैसे ही इन्हें निकाला गया इंडस्ट्रीज से, द वर्कर्स कॉल फॉर एक्शन। अब देखो यहाँ पे पॉइंट भी देखते चलना, 4 members of Putilov Iron Works dismissed and they called for action। कॉल फॉर एक्शन का मतलब कि स्ट्राइक के लिए बुलाया गया कि सारे वर्कर्स आ जाओ साथ में और हमारा साथ दो। अब दे कॉल्ड फॉर एक्शन, और वर्कर्स एसोसिएशन है, मैंने पहले ही बताया कि जब कभी जरूरत पड़ती थी तो वो एक साथ यूनाइट होकर स्ट्राइक करते थे, बहुत ज्यादा यूनिटी थी उन लोगों में। तो जैसे ही इन लोगों ने एक्शन के लिए डिमांड की, अराउंड 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। 4 वर्कर्स को निकाला गया था, वर्कर्स ने कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे, सभी लोग साथ आ जाओ। आए कितने लोग, 1,10,000। 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन सेंट पीटर्सबर्ग एरिया। ये जो इंडस्ट्री थी ये सेंट पीटर्सबर्ग में थी, मैंने बताया था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी। तो ये इंडस्ट्री जो सेंट पीटर्सबर्ग में थी, यहाँ के 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। क्लियर है यहाँ तक, 4 लोगों को निकाला गया, दे कॉल्ड फॉर एक्शन एंड 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। अब देखो ये जो स्ट्राइक पे गए थे वर्कर्स, इनकी कुछ डिमांड्स थी। स्ट्राइक पे गए थे तो ऐसे ही तो चले नहीं जाएंगे, स्ट्राइक पे गए थे तो एक तो डिमांड ये थी कि इन चारों वर्कर्स को वापस इंडस्ट्री में जगह दिया जाए, और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड ऑल कह सकते हो कि वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको वो बेटर करना चाहते थे। अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, तो रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, जो 16-16 घंटे काम करवा जाता था उसको कम करना, इंक्रीमेंट इन वेजेस, वेजेस इंक्रीज करना, प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ कंडीशन, बेटर हाइजीनिक कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे बेटर वर्किंग कंडीशन वगैरह प्रोवाइड की जाए, ये सारी इनकी डिमांड्स थी। तो 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग फॉर देयर बेटरमेंट। जो भी पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है कि ये स्ट्राइक पे चले गए। अब देखो द प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब यही जो टीम थी, ये जो स्ट्राइक था, ये जो ग्रुप था, ठीक है। द प्रोसेशन लेड बाय फादर गैपोन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु लेड द स्ट्राइक ऑफ 1905। 1905 में जो स्ट्राइक हुआ था उसको लीड कौन किया था, तो इट वाज लेड बाय फादर गैपोन। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, द प्रोसेशन
लेड बाय फादर गैपोन क्या हुआ, रीच्ड विंटर पैलेस टू साइन अ पिटीशन। अब विंटर पैलेस क्या है, तो विंटर पैलेस एक पैलेस है जहाँ पे रशिया के किंग रहा करते हैं। अभी प्रेजेंट पे किंग कौन है, जार हैं, जार निकोलस, तो यहाँ पे जार रहते थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, 1,10,000 वर्कर्स, और ये जो वर्कर्स का स्ट्राइक था, ये जो प्रोसेशन था, लेड बाय फादर गैपोन रीच्ड विंटर पैलेस टू साइन अ पिटीशन। अब साइन अ पिटीशन बोलो या फिर यहाँ पे लिख सकते हो कि टू प्रेजेंट अ पिटीशन। प्रेजेंट अ पिटीशन का मतलब कि जार को कुछ याचिका देने। ये जो इनके डिमांड्स थे कि वेजेस बढ़ाए जाएं, वर्किंग आवर्स रिड्यूस किए जाएं, इन सब को लेके ये पहुंचे थे, अपनी डिमांड्स को लेके ये जार के पास गए थे। अभी एक चीज बता दे रहा हूँ, ये दिमाग में बैठा लेना कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं ये जार से नफरत नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें जार से बहुत उम्मीद है कि हम ये अपना पिटीशन देंगे जार को, तो जार इसको अप्रूव कर देंगे, इस पे साइन कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अपनी पिटीशन को जार से साइन करवाने के लिए पहुंचे थे विंटर पैलेस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, विंटर पैलेस पहुंचे जार से पिटीशन साइन करवाने। जार वॉज नॉट इन द पैलेस, जो जार था, जो किंग है, वो पैलेस में नहीं था, कहीं गए थे जार, राजा साहब कहीं गए हुए थे किसी काम से, लेकिन इन्हें तो पता था नहीं कि जार बिल्डिंग में नहीं है। ये पहुंच गए स्ट्राइक करने के लिए, और सुबह 3-4 बजे के आसपास पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, और शाम को 2 बजे तक की प्लानिंग थी, काफी ज्यादा लोगों को ये बुलाए थे। जब ये लोग डिमांड की, जैसे जब लोग पहुंचे होंगे तो इन लोगों ने डिमांड किया कि हमें जार से मिलना है, तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, वो बोले होंगे कि जार नहीं है, तो इन्हें लगा होगा कि झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे, जिससे ये लोग थोड़ा और ज़्यादा एग्रेसिव हुए, मीन्स वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने लगी। अब जार ऑफिस में थे नहीं, अंदर थे नहीं, तो उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना ही वो मिलने आए, ना ही उन्होंने कोई ऑर्डर दिया। लेकिन बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्हें उनके ऊपर एक प्रेशर बनने लगा कि भीड़ को किसी भी तरह रोकना है विंटर पैलेस में जाने से, ठीक है। तो विंटर पैलेस में जाने से भीड़ को रोकना था। नाउ ये ऑर्डर का इंतजार नहीं कर सके, जार ने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन ये क्या किए, स्टार्टेड फायरिंग ऑन देम, उन पे फायरिंग शुरू कर दी उन्हें रोकने के लिए। तो अभी ये चीज नोटिस करना, जार बिल्डिंग में नहीं थे, जार ने ऑर्डर नहीं दिया था, ये अपने मन से, मीन्स इनको भीड़ को रोकना था, तो ये जो पुलिस थी, कॉसेक्स थे, ट्रूप्स जो थे, ये फायरिंग स्टार्ट कर दिए। तो अभी देखो, प्रोसेशन लेड बाय फादर गैपोन रीच्ड द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस पहुंच गए। नाउ जार वाज नॉट इन पैलेस एंड प्रोसेशन वाज अटैक्ड बाय पुलिस एंड कॉसेक्स। जो कॉसेक और पुलिस है, मीन्स दोनों का, सिंपली पुलिस बस लिखोगे तो भी सही है, ट्रूप्स लिख दोगे वो भी सही है, सिक्योरिटी गार्ड लिख दोगे वो भी सही है। मीन्स कि वहां पे जो भी गार्ड्स थे उन्होंने प्रोसेशन पे फायरिंग शुरू कर दी। और ये चीज हुआ कब था, ये चीज ध्यान देना, दिस हैपेंड ऑन 22 जनवरी 1905। अब इस चैप्टर में दो तरीके का डेट आपको देखने के लिए मिलेगा, एक न्यू स्टाइल, एक ओल्ड स्टाइल। तो ये जो डेट है 22 जनवरी, ये न्यू स्टाइल है, जो आज हम डेट यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग डेट है, ठीक है। इसको अगर ओल्ड स्टाइल में देखोगे तो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ओल्ड स्टाइल में हमेशा -13 कर देना। तो इसमें से -13 करेंगे तो 9 जनवरी 1905 आएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्राइक हुआ था, मीन्स ये जो अटैक हुआ था प्रोसेशन पे बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, जो जार के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके द्वारा जो प्रोसेशन पे अटैक हुआ था, ये कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1905। ब्रैकेट में ओल्ड स्टाइल, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं OS, ओल्ड स्टाइल में 9 जनवरी 1905, दोनों डेट लिख देना, या फिर एक ही लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। तो प्रोसेशन पहुंचा विंटर पैलेस, विंटर पैलेस पे पुलिस और कॉसेक ने 22 जनवरी 1905 को इन पे अटैक कर दिया। एंड दिस वाज संडे, ये संडे का दिन था, ठीक है। तो ऑन संडे 22 जनवरी 1905 द पुलिस एंड कॉसेक्स फायर्ड अपॉन द ट्रूप्स, फायर्ड अपॉन द प्रोसेशन, जो भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब इस प्रोसेशन में, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कितने इंजर्ड और कितने किल्ड हुए थे, इसको मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लो, कॉपी वगैरह में कहीं नोट करना है तो। देखो, इस प्रोसेशन में more than 100 वर डाइड एंड 300 to 500 वर इंजर्ड।
अब इसका डाटा जो है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलेगा। जैसे कभी भी कहीं पे अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता है या फिर नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं तो गवर्नमेंट का डाटा कुछ और होता है और अदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कुछ और बताते हैं। लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट डाटा छुपाती है, तो ऐसा ही कुछ उस टाइम पे हुआ। गवर्नमेंट ने कहा कि 100+ डेथ हुए थे, लेकिन जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ की थी वो कह रहे थे कि 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, मोर देन 100 डाइड एंड 300 to 500 वर इंजर्ड। ये डाटा याद रखना, मोर देन 100 डाइड एंड 300 to 500 वर इंजर्ड। अगर ये भी भूल जाता है तो मेनी वर डाइड एंड मेनी वर इंजर्ड, ये रामबाड़ी इलाज है। ठीक है, चलो तो क्या हुआ कि 22 जनवरी 1905 को प्रोसेशन पे अटैक हुआ, मोर देन 100 वर डाइड एंड 300 to 500 वर इंजर्ड। अब देखो स्टोरी कहां से कहां तक पहुंच गई। 4 लोग फैक्ट्री से निकले, सब 1,10,000 लोग स्ट्राइक पे आ गए। स्ट्राइक पे आने के बाद लोग विंटर पैलेस पहुंचे। विंटर पैलेस ये पीसफुल प्रोसेसन था, एकदम शांति से पहुंचे थे, ये कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। ये लोग अनआर्म्ड थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। ठीक है, ये पीसफुल, सिर्फ ये क्या करने गए थे, पिटीशन साइन करवाने तो गए थे, टू प्रेजेंट अ पिटीशन। ये लोग शांति से गए थे, लेकिन इन अनआर्म्ड लोगों पे पुलिस के द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जिसमें मोर देन 100 डाइड हो गए। ये अगर हमारी सोसाइटी में होगा तो क्या होगा, सभी लोग नाराज होंगे। तो जितने भी लोग अभी तक जार को बहुत अच्छा मानते थे, दे ऑल स्टार्टेड ब्लेमिंग जार फॉर दिस। हालांकि जार ने ऑर्डर दिया नहीं था, जार की इसमें कोई गलती नहीं थी, जार शायद रहा होता बिल्डिंग में तो वो आ गया होता मिलने, लेकिन जार की एब्सेंस में ये सारी चीजें हुई। जार ने ऑर्डर नहीं दिया था, बट पब्लिक को क्या पता कि जार ने ऑर्डर दिया है कि नहीं दिया है, उनको लगा कि जार ने ही ऑर्डर दिया होगा। सो दे ऑल स्टार्टेड ब्लेमिंग जार फॉर दिस इंसिडेंट। ठीक है, सबने जार को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ सोसाइटी में, तो ये तो इतना लोग मर गए, और इस दिन को चूंकि संडे को हुआ था और काफी ज्यादा ये ब्लडी था, मतलब काफी ज्यादा खून बहा था, इसलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना गया। क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लडी संडे। तो ब्लडी संडे में आपको 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में ही लिखना है। यहाँ से शुरू करके 4 मेंबर्स ऑफ कुटिलॉव इंडस्ट्री से शुरू करके पूरा स्टोरी आपको लिख देना है। ठीक है, चलो तो अभी अब करते हैं ब्लेम जार को। जार को ब्लेम करने में क्या है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है। दिस इंसिडेंट ब्लडी संडे स्टार्टेड क्या, स्टार्टेड स्ट्राइक ऑल ओवर द कंट्री। ये जो इंसिडेंट हुआ था संडे को, इसकी वजह से पूरी कंट्री में स्ट्राइक शुरू हो गया। स्ट्राइक का मतलब कि सभी लोग धरने पे आने लगे। जितने लोग, अभी तो खाली वर्कर्स आ रहे थे, लेकिन अभी पूरी कंट्री में, पूरी सोसाइटी में स्ट्राइक शुरू हो गया। कैसा, तो यूनिवर्सिटीज वर क्लोज्ड, यूनिवर्सिटीज भी बंद हो गई, स्टूडेंट्स कॉलेज जाने से मना करने लगे, टीचर्स पढ़ाने से मना करने लगे, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड ऑल, सभी लोग स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, तो अब सभी लोग स्ट्राइक पे चले गए और दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक खाली वर्कर्स स्ट्राइक पे थे, लेकिन अब द होल कंट्री बिगेन स्ट्राइक। पूरी कंट्री जो थी वो स्ट्राइक शुरू कर दी थी। यूनिवर्सिटीज वर क्लोज्ड, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड मिडिल क्लास ऑल स्टार्टेड फॉर्मिंग यूनियन। सभी ने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, यूनियंस फॉर्मेशन शुरू कर दिया, एंड डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके बाद जब ब्लडी संडे का इंसिडेंट हुआ, इसके बाद पूरे सोसाइटी में स्ट्राइक शुरू हो गया और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी। अब देखो जार ने इस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया। अगर जार यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंसी नहीं शो करता तो ये स्ट्राइक जो था ये बहुत बड़ा रूप ले लेता, लेकिन जार ने तुरंत क्या किया, तो जार allowed the creation of elected consultative parliament। जार ने कहा कि ठीक है, अभी तक जार कैसा था, ऑटोक्रेटिक रूलर था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, जैसे ही लोगों ने उसको ब्लेम करना शुरू किया, he accepted the formation of elected consultative parliament। उसने कहा कि ठीक है, एक पार्लियामेंट बनाइए, इलेक्टेड होगा और कंसल्टेटिव होगा। कंसल्टेटिव का मतलब कि वो सिर्फ जार से कंसल्ट करेगा, ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन देगा, वो अपने व्यूज जार को देगा, जार के व्यूज लेगा, जार से कंसल्ट करेगा, जार से बातचीत करेगा, फाइनल डिसीजन अभी भी जार ही देगा। ठीक है, तो लोगों को ठीक है मंजूर था, एक्सेप्ट कर लिए लोग,
क्या था, जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ, अब इस चीज को ध्यान देना, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट कॉल्ड डूमा। ये जो इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का फॉर्मेशन जार ने कहा था, एक्सेप्ट किया था, इसको डूमा बोला गया। अब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डूमा। तो डूमा क्या है, दिस इज एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म्ड इन रशिया आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। ठीक है, सिर्फ इतना लिखोगे कि दिस वाज इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ये भी सही है। तो क्या हुआ इंसिडेंट के बाद, जार ने एक्सेप्ट कर लिया द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट कॉल्ड डूमा। तो डूमा का इलेक्शन हुआ एंड अब देखो, अब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई। डूमा इसने कहा कि ठीक है इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट फॉर्म कर दीजिए। अब सोसाइटी में लोग फिर से शांत होने लगे क्योंकि जार ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो पहले डूमा में इलेक्शन हुआ, कुछ मेंबर्स को चुना गया, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट के मेंबर्स को, एंड इट स्टार्टेड वर्किंग विद द जार, जार के साथ काम करना शुरू किया। अब 3 महीने के अंदर, विद इन 3 months मीन्स 70 आफ्टर 75 डेज, 75 दिन तक पहला डूमा चला, जो मेंबर्स थे वो 75 दिन तक चला, 75 डेज, एंड आफ्टर 75 डेज जार डिसॉल्व या डिसमिस्ड कह सकते हो, उसने फर्स्ट डूमा को डिसमिस कर दिया। कहा कि ये जो डूमा का फॉर्मेशन हुआ था ये जल्दीबाजी में हुआ था, उथल पुथल में हुआ था, और री इलेक्शन होगा डूमा का, दोबारा इलेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले डूमा को सस्पेंड कर दिया गया विद इन 75, यहाँ पे देखो, डिसमिस्ड फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज। ठीक है, 75 डेज के विद इन में फर्स्ट डूमा सस्पेंड हुआ एंड री इलेक्टेड द सेकंड डूमा। Now the second Duma was again dismissed after 103 days. पहला डूमा 75 डेज चला, सेकेंड डूमा 103 डेज चला, और सेकेंड डूमा को इसने दोबारा से डिसमिस कर दिया। अभी देखो, ये जो पहला डूमा था ये 3 महीने के आसपास चला, दूसरा डूमा भी 3 से 4 महीने के आसपास चला। अब ये जो 2 डूमा था, 3-3 6-7 महीने हो चुके थे इन इंसिडेंट को। तो अब सोसाइटी में धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा था। इसके बीच में जब डूमा का फॉर्मेशन हुआ था तो इन दोनों डूमा के बीच में जार ने और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, जैसे कि जो वर्कर्स एसोसिएशन वगैरह फॉर्म हो रहा था, इन सब के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया था। ये नहीं चाहते थे कि अब दोबारा से कुछ वैसा हो, तो ये सारी चीजें की। और जब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई तो उन्होंने क्या किया, चेंज्ड द वोटिंग सिस्टम। अभी जैसे डूमा का इलेक्शन होता था अब वैसे नहीं होगा, उसने डूमा के इलेक्शन में जो वोटिंग सिस्टम था उसको चेंज कर दिया एंड पैक्ड द थर्ड डूमा विद कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, सॉरी कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। मतलब क्या है, पहला डूमा 75 डेज में सस्पेंड कर दिया, दूसरा डूमा 103 डेज में सस्पेंड कर दिया, तीसरे डूमा का इलेक्शन हुआ और तीसरे डूमा के जो मेंबर्स थे उनको नए तरीके से चुना गया। जार ने वोटिंग सिस्टम चेंज कर दिया और नए तरीके से थर्ड डूमा का इलेक्शन हुआ, जिसमें सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को प्रेजेंट किया गया। अब कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस कौन हैं, तो कंजर्वेटिव्स मैंने पहले बताया, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स में, तो वो वीडियो जरूर देख लो अगर अभी तक नहीं देखे हो। तो कंजर्वेटिव्स कौन थे, तो कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जो बेसिकली अरिस्टोक्रेट्स क्लास से बिलोंग करते थे। अरिस्टोक्रेट्स का मतलब कि राजशाही परिवार, जो किंग से रिलेटेड थे, जो जार को मानते थे, जार का नियम मानते थे, जो ऑटोक्रेसी मानते थे, मीन्स कहते थे कि ठीक है ऑटोक्रेसी भी चल सकता है। तो अब सारे के सारे जो डूमा के मेंबर्स थे वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस हो गए। ये वो हो गए जो जार को सपोर्ट करते थे, तो अब जार को कोई अपोज करने वाला रह नहीं गया। लिबरल्स एंड रेडिकल्स पर केप्ट आउट। थर्ड डूमा में लिबरल्स और रेडिकल्स को सीट नहीं दिया गया, और ये जो थर्ड डूमा था ये पूरे टाइम पीरियड तक चला, 5 सालों तक चला था। ठीक है, तो एक बार फिर से स्नैप रिकैप देखते हैं। देखो हुआ क्या कि यहाँ से देखते हैं वर्कर्स एसोसिएशन से। ठीक है, एक वर्कर्स एसोसिएशन था जिसको 4 मेंबर्स ने ज्वाइन किया था कोटिलॉब इंडस्ट्री के। वर्कर्स एसोसिएशन ज्वाइन करने की वजह से 4 वर्कर्स को डिसमिस कर दिया गया था कोटिलॉब इंडस्ट्री से, जिसके बाद दे कॉल्ड फॉर एन एक्शन। अराउंड 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। 1,10,000 के आसपास वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। नाउ द स्ट्राइक लेड बाय फादर गैपॉन रीच्ड टू विंटर पैलेस टू साइन अ पिटीशन या टू प्रेजेंट अ पिटीशन टू जार। जार को एक पिटीशन देने के लिए ये प्रोसेशन जो कि फादर गैपॉन के द्वारा लेड किया जा रहा था, ये विंटर पैलेस पहुंचा। जार वॉज नॉट इन पैलेस, जार पैलेस में नहीं था, और द ट्रूप्स, पुलिस एंड कॉसेक्स स्टार्टेड फायरिंग अपॉन द प्रोसेशन। प्रोसेशन पे फायरिंग शुरू कर दिया। मोर देन 100 वर डाइड एंड 300 to 500 वर इंजर्ड।
This incident took place on 22nd January 1915. It was Sunday and was known as Bloody Sunday. दिस इंसिडेंट ब्लडी संडे स्टार्टेड स्ट्राइक ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में स्ट्राइक कर दिया। यूनिवर्सिटीज वाज क्लोज्ड, जो भी लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, मिडिल क्लास के थे, दे ऑल स्टार्टेड फॉर्मिंग यूनियंस एंड डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ द किंग allowed the creation of the elected consultative parliament called Duma। इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्रिएशन के लिए अलाउ कर दिया कि ठीक है ये फॉर्म हो जाएगा पार्लियामेंट, इसको डूमा बोला गया। द फर्स्ट डूमा वाज सस्पेंडेड विद इन 75 डेज, द सेकंड डूमा वर्ल्ड till 103 days, and then the system of voting was changed and Tsar packed the third Duma with conservative politicians and liberals and radicals were kept out। अब देखो 6 महीने इन दोनों डूमा ने कंट्रोल किया, अब बाकी के 5 सालों तक थर्ड डूमा कंट्रोल किया, तो काफी लॉन्ग टाइम तक सिचुएशंस अब कंट्रोल में रही। अब धीरे धीरे सोसाइटी सब कुछ सही हो गया था, लेकिन अभी आगे आने वाला था वर्ल्ड वॉर जिसमें रसिया का भी इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर के क्यों हुआ था बेसिकली, और वर्ल्ड वॉर का रसिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।